चुलबुली पत्नी गाय। चमन बैल अपनी पत्नी शिल्पा गाय से बहुत प्यार करता है। शिल्पा को अपनी खूबसूरती पे बड़ा ही घमंड है। वो हमेशा इसी बात का फायदा उठा के चमन से काम निकलवा लेती है। शिल्पा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई है। इतनी खुशी मैंने आज तक कभी महसूस नहीं की। शिल्पा का स्वभाव बड़ा ही अजीब था। वो चमन के साथ हमेशा अकेला रहना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका प्यार बांटा जाए या चमन उसके अलावा किसी और से प्यार करे, किसी को देख भर ले। अच्छा, अगर इतनी ही अच्छी लगती हूँ मैं तुम्हें, इतना ही खुशियों से भर दिया है मैंने तुम्हारा जीवन, तो इस हिसाब से मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। हाँ शिल्पा, बिल्कुल जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? देखो चमन, मैं तुमसे तभी शादी करूंगी जब तुम अपने माँ बाप को घर से निकालोगे। मैं नहीं चाहती शादी के बाद कोई भी हमारे बीच आए या तुम मेरे अलावा किसी और की देख रेख करो। पर तुम ये क्या कह रही हो? वो दोनों कहाँ जाएंगे? और वैसे भी ये घर उन्हीं का है, मेरे बाबा ने बनाया है। बाप का घर बेटे और बहू का ही होता है, तो ये घर भी तुम्हारा और मेरा है ना। और अगर तुमने उन्हें नहीं निकाला तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, बस कह देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। बेटा, हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में? आखिर क्यों हमें घर से निकाल रहे हो? क्या बहू को हमारा साथ रहना पसंद नहीं है? हाँ बाबा, उसे पसंद नहीं है कि हमारी शादी के बाद आप साथ रहें। बेटा, हम घर के किसी कोने में पड़े रहेंगे, पर हमें घर से ना निकालो। मैंने आपको घर में रख लिया तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। और बेटा, हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? वो सब मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि शिल्पा के बिना मैं नहीं जी सकता। चमन शिल्पा के लिए बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप को घर से निकाल देता है और कुछ ही दिनों में शिल्पा और चमन शादी कर लेते हैं। चमन, जाओ मेरे लिए वो महंगी वाली घास लेकर आओ जिसे अमीर अमीर गाय बैल खाते हैं। हाँ, लेकर आता हूँ, तुम चिंता न करो। तो जाओ ना, बहुत मन हो रहा है। पहले तो बिना मांगे ले आते थे, पर शादी के बाद तुमने एक बार भी मुझे वो घास नहीं खिलाई। चमन शिल्पा की फरमाइश पे उसके लिए महंगी घास लेने चला जाता है, पर चमन के पास पैसे ही नहीं होते कि वो पहले की तरह शिल्पा को महंगी घास खिलाए, क्योंकि पहले वो बाप की कमाई पे शिल्पा को खिलाता पिलाता था, उसकी हर फरमाइश को पूरा करता था। खुद तो उसने कभी काम नहीं किया था। शिल्पा को महंगी वाली घास खानी है, उसके लिए पैसे चाहिए। पहले तो माँ बाबा पैसे दे देते थे, पर अब मुझे खुद काम करना पड़ेगा। जल्द कोई काम देखना होगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा। उफ चमन, तुमने इतना समय लगा दिया। कब से गए थे? मुझे कितनी भूख लगी थी। अब लाए हो घास या नहीं? हाँ लाया हूँ, लो खाओ। शिल्पा महंगी घास खुद ही खा लेती है, चमन को पूछती भी नहीं। चमन देखता ही रहता है। अब उसे माँ की याद आने लगी है कि कैसे उसकी माँ हर चीज पहले उसको खिलाती थी, फिर जो बचता था वो खुद खाती थी। लेकिन यहाँ उसकी पत्नी सब खुद खा लेती है और उसे पूछती तक नहीं। अब शिल्पा की डिमांड्स बढ़ती ही जा रही थी। वो चमन को कभी इस चीज के लिए तंग करती, कभी उस चीज के लिए तंग करती, पर चमन के पास कोई साधन नहीं था उसकी डिमांड्स पूरा करने के लिए। शिल्पा, मुझे कल से काम करने जाना पड़ेगा। काम करने? पर क्यों? शिल्पा, काम नहीं करूंगा तो खाएंगे कहाँ से? और जो तुम रोज मुझसे महंगी घास खाने की फरमाइश करती हो, वो कहाँ से आएगी? अच्छा, तो अब तुम्हें मेरे से भी दिक्कत हो रही है। पहले तो तुम ऐसे ना थे, झट से मेरी हर खुशी को पूरा करते थे। अब शादी के बाद बदल गए हो तुम। अब तुम बदल गए हो, मुझे प्यार नहीं करते। ऐसी बात नहीं है शिल्पा, तुम गलत ना समझो। बात तो समझो पहले। बाबा काम करते थे तो मैं उड़ाता था, अब मुझे सब कुछ खुद करना पड़ेगा। चमन काम पे जाने लगा, पर शिल्पा को उसका काम पे जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी चमन उसी के पास रहे। शाम को जब चमन घर आता है, बेटा तू पहली बार काम पे गया था, न जाने कितना थक गया होगा। नहीं नहीं माँ, मैं नहीं थका।
अच्छा चल ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए तेरे पसंदीदा लड्डू लाई थी, लो खा लेना। नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए। रहने दो, तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो? जानती नहीं हो बहू आने के बाद हमारे बेटे की पसंद भी बदल गई है। चमन माता पिता के आगे बहुत शर्मिंदा था। उसे अब लगना शुरू हो गया था कि उसने माँ बाबा के साथ गलत किया। फिर जब शाम को चमन घर पहुँचता है। चमन, आज भी तुमने इतनी देर लगा दी, क्या तुम्हें पता नहीं है मुझे कितनी भूख लगती है? लाए हो ना मेरे लिए खाना? चमन की आंखों में आंसू देख के उसे अब अपनी गलती का धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, और मन ही मन सोच रहा था। शिल्पा ने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं थका तो नहीं हूँ या मुझे भूख प्यास तो नहीं लगी, बस उसे अपनी ही पड़ी है। और मैंने माँ बाबा के साथ इतना गलत किया, फिर भी माँ मेरे लिए लड्डू लेकर आई और मेरे काम के बारे में पूछ रही थी। अब बोलो भी, कहाँ खोए हो? लाए हो मेरे लिए वो महंगी वाली घास या नहीं? बस अब तुम्हें महंगी घास की ही पड़ी रहती है। मैं कैसा हूँ, आज काम पर गया, कैसा रहा, वो कभी भी नहीं पूछती। या फिर ये कभी नहीं सोचती कि इतनी महंगी घास रोज रोज कहाँ से आएगी। बस अपने और अपने पेट के बारे में सोचती रहती हो तुम हमेशा। तुमने मुझे डांटा? आज पहली बार तुमने मुझे डांटा। जब तुमसे नहीं हो पाता था तो मुझसे शादी क्यों की? अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। शिल्पा, तुम बिना वजह बात को बढ़ा रही हो। शिल्पा इतनी सी बात पे रोती रोती घर से निकल जाती है। तभी एक पड़ोसी शिल्पा से पूछता है। अरे शिल्पा भाभी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? और चमन कहाँ है? मुझे नहीं पता चमन कहाँ है। अब हम दोनों साथ नहीं रहते। इतना कह के शिल्पा वहाँ से चली जाती है और पड़ोसी चमन से बात करने घर आ जाता है। अरे चमन भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम और शिल्पा भाभी अब साथ नहीं रहते? ये तुम्हें किसने कहा? शिल्पा भाभी ने खुद मुझसे कहा, और वो बहुत रो भी रही थी। अगर उसने ऐसा कहा तो बहुत गलत किया। अगली सुबह शिल्पा खुद घर आ जाती है। तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए? और तुमने क्या सबसे बातें फैला रखी हैं कि हम साथ नहीं रहते? वो तो मैंने ऐसे ही गुस्से में बोला था। दोबारा ऐसा कभी मत करना। ठीक है, नहीं करूंगी, पर तुम मेरे लिए रोज वो महंगी वाली घास लाओगे ना? ठीक है, ले आऊंगा। कुछ दिन बाद शिल्पा गर्भ से हो जाती है। जब ये बात चमन को पता चलती है तो वो खुशी से पागल हो जाता है और उसे लगता है ये बात उसे अपनी माँ को बतानी चाहिए। माँ, शिल्पा गर्भ से है, आप दादी बनने वाली हो। क्या बेटा, तू सच कह रहा है? ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। हाँ माँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। माँ, बस थोड़े देर और। शिल्पा नासमझ है, उसे समझ नहीं है। जैसे ही वो इस बात को समझ जाएगी कि एक बच्चे के लिए माँ बाप और माँ बाप के लिए एक बच्चा कितना जरूरी होता है, मैं आपको और बाबा को जल्द ही घर ले जाऊंगा। बस थोड़े दिन और। हाँ बेटा, हमें भी तुमसे दूर रहना अच्छा नहीं लगता है। जल्दी हमें घर ले जाओ। शिल्पा माँ बेटे को गले से लगते और बात करते देख बहुत गुस्सा होती है। अच्छा चमन, तो तुम यहाँ हो, अपनी माँ के साथ हो, और मुझे तो बता के गए थे कि किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है ना? नहीं बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? शिल्पा, ये तुम क्या बोले जा रही हो? माँ भला ऐसा क्यों करेंगी? तुम माँ की पैरवी ना करो और घर चलो। इस तरह शिल्पा जबरदस्ती चमन को घर ले आती है और चमन के साथ इस बात पे खूब लड़ाई करती है और बात बात पे उसे छोड़ के जाने की धमकी देती है। और अब चमन बाप बनने वाला था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि शिल्पा उसे छोड़ कर जाए। और अब शिल्पा की मांगे और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उसे पता था कि चमन बच्चे के लिए उसकी सारी बातें मानेगा। शिल्पा, तुम्हें अपना खूब ध्यान रखना है। तुम अपना ध्यान रखोगी तो हमारा बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। चमन, मुझे लगता है तुम अब बदल गए हो। मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते हो। तुम्हारा प्यार बढ़ गया है बच्चा आने की वजह से। तुम पागलों जैसी बातें ना करो, ऐसा कुछ नहीं है। पर शिल्पा अब कहाँ मानने वाली थी। उसके मन में जो बातें आती वही सच होती। उसे लगने लगा था कि चमन बच्चे की वजह से बदल गया है। अब वो उससे प्यार नहीं करता, उसका प्यार बच्चे ने बांट लिया है। चमन,
मैंने ठान लिया है, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। क्या तुम सच में पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? हाँ चमन, मैं सही कह रही हूँ। जब से गर्भ से हुई हूँ तुम बस बच्चे का ही ख्याल रखते हो, मेरा नहीं। इस बच्चे की वजह से तुम्हारा प्यार बढ़ गया है। मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांट सकती। मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। तुमने जैसा जैसा कहा मैंने हमेशा वैसा ही किया। तुमने मुझे माँ बाबा को घर से निकालने पर मजबूर किया, मैंने वो भी किया। तुम्हारी हर जिद पूरी की मैंने। जिद पूरी करते करते तुम इतना सर चढ़ गई हो कि आज मेरे बच्चे को मारने की बात कर रही हो। निकल जाओ तुम मेरे घर से बाहर। तुम आज से मेरे साथ नहीं रहोगी। मेरा प्यार नहीं बांटना चाहती ना तुम किसी के साथ? मैं ही आज के बाद तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। नहीं चमन, ऐसा न कहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। मुझे मत छोड़ो। मैं माँ को बार बार कहता रहा कि माँ शिल्पा सुधर जाएगी, जब वो खुद माँ बनेगी फिर वो तुम्हारा दर्द भी समझेगी, तुम्हें मुझसे अलग नहीं करेगी। पर तुम तो ऐसी हो कि तुम्हें तो माँ भी नहीं बनना। धिक्कार है तुम पर। मुझे माफ कर दो चमन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माफ कर दो मुझे खुद से दूर ना करो। शिल्पा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर चमन अपने माँ बाप को भी घर ले आता है। शिल्पा उन्हें बहुत प्यार और सम्मान देती है और छोटे से प्यारे से बछड़े को भी जन्म देती है। भोला किसान के पास एक तुलसी नाम की गाय थी। भोला उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, और करता भी क्यों नहीं, तुलसी थी ही इतनी प्यारी। रंग उसका सुनहरा था और दूध इतना देती थी कि पूरा गांव भोला के पास से ही दूध ले जाता था। फिर भी दूध खत्म नहीं होता था। तुलसी के दूध से ढेरों बर्तन भर जाते थे। तुलसी, अरे ओ तुलसी, ले तेरे लिए मैं आज खास घास लेकर आया हूँ, जिसे खा के तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। भोला अक्सर अपने दिल की बातें आके तुलसी से करता था, क्योंकि उसके घर में तुलसी के अलावा और कोई न था। वो उसके पास आता, उसके सर पे हाथ फेरता और उससे प्यार जताता, जिससे तुलसी को भी बहुत अच्छा लगता था। वो भी अपने मालिक से बहुत प्यार करती थी। तुलसी, बड़ा ही गर्व होता है मुझे तुम पे। कितना सारा दूध देती हो तुम। सारा गांव मेरे घर से दूध ले जाता है। तुम्हारे दूध में इतनी बरकत है कि इतना दूध देने के बाद भी खत्म ही नहीं होता। लोग तुम्हारे दूध की तारीफ करते नहीं थकते। तुलसी मालिक के मुंह से तारीफ सुन के बहुत खुश हो रही थी। भोला के घर में हर रोज गांव वालों की दूध लेने के लिए लाइन लगी होती और भोला उन्हें दूध नाप के देता। पर कोई था जिसको इस बात की बहुत जलन थी। भोला के ही पड़ोस में एक औरत थी जिसका नाम गंगा था। वो एक आंख से अंधी थी। उसको भोला और उसके कारोबार से बहुत जलन थी और वो तुलसी से भी बहुत जलती थी। गंगा के पास भी एक गाय थी जो थोड़ा सा ही दूध देती थी, लेकिन कोई उसके घर से दूध लेना पसंद नहीं करता था। सभी गांव वालों को उस पे शक था कि वो एक आंख वाली डायन है, काला जादू टोना जानती है। कितना जादू टोना किया इस गाय पे कि ये दूध देना बंद कर दे और इस भोला का कारोबार बंद पड़ जाए और सारे मेरे घर से दूध लेना शुरू करें। पर इस भोला और इसकी गाय की किस्मत पता नहीं कहां से लिखवा के आए हैं। कोई असर ही नहीं होता मेरे जादू टोने का इन पे। सुबह जैसे ही भोला तुलसी से दूध निकाल के गांव वालों को देना शुरू करता है कि तभी गंगा लौट कर आती है। भोला भैया, थोड़ा दूध मिलेगा क्या? दूध? हाँ जरूर मिलेगा बहन। कितना दूध चाहिए तुम्हें, बताओ। हाँ भैया, थोड़ा सा चाहिए लोटे में। लो बहन, जितना दूध चाहिए ले जाओ। जैसे ही भोला गंगा को दूध देने वाला होता है कि तभी दूध लेने आया हुआ पड़ोसी भोला से कहता है, भाई भोला, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। गंगा बहन के घर में खुद भी एक गाय है जो दूध देती है और उसका तो कोई दूध भी नहीं बिकता, फिर ये तुमसे दूध क्यों ले जा रही है? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ बहन, तुम्हारे घर में तो खुद ही गाय का दूध है, फिर मुझसे क्यों दूध मांग रही हो? नहीं भाई साहब, वो आज मेरी गाय ने दूध नहीं दिया और मुझे दूध के साथ दवाई खानी थी, बस इसलिए दूध मांग रही थी। थोड़े से दूध की तो बात है, उधार दे दो, कल मैं अपनी गाय से निकाल के दे दूंगी। क्यों झूठ बोलती हो बहन? मैंने खुद तुम्हें गाय से दूध निकालते देखा। उस समय मैं तुम्हारी गौशाला के बाहर से गुजर रहा था और झूठ बोलती हो कि दूध नहीं दिया।
देख भोला भाई, सारे गांव वाले इस गंगा पे शक करते हैं। अगर फिर भी तुम्हें इसे दूध देना है तो दे दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। भोला पड़ोसी की बात मान लेता है और गंगा को दूध नहीं देता। इस बात से गंगा को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में घर वापस आ जाती है। इस पड़ोसी को तो बाद में देख लूंगी, पर अब क्या करूं? दूध तो उस भोला ने दिया नहीं। हाँ, अब जादू टोने से काम नहीं चलेगा। अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। गंगा अब भोला के कारोबार को खत्म करने के लिए दूसरा तरीका सोच रही थी। बस अब रोज एक खुराक तुलसी को उसके चारे में देनी है, जिससे तुलसी को खूनी दस्त हो जाएंगे और धीरे धीरे करके ये दस्त इतने बढ़ जाएंगे कि तुलसी कमजोर हो जाएगी और दूध देना बंद कर देगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुलसी कमजोरी से अपने पैरों पे भी खड़ी नहीं हो पाएगी और धीरे धीरे अपना दम तोड़ बैठेगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर सभी मेरे पास मेरी गाय का दूध लेने आएंगे। पर ये काम मुझे रात को करना होगा, जब सभी सो जाएंगे, ताकि किसी को भी पता न चल सके। जैसे ही सब सो जाते हैं, रात को गंगा भोला की गौशाला में जाती है और तुलसी के चारे में खूनी दस्त वाली दवाई मिला देती है। तुलसी उस चारे को खा लेती है और सुबह तुलसी की तबीयत खराब हो जाती है। उसे दस्त आने लगते हैं। फिर जैसे ही भोला दूध निकालने आता है, तुलसी पहले के मुकाबले उस दिन कम दूध देती है। तुलसी, क्या बात है, आज तुमने कम दूध दिया, क्या हुआ? अरे ये क्या, तुम्हें तो दस्त हो गए हैं। तुलसी, तुम बीमार हो, ऐसा क्या खा लिया तुमने जिससे तुम्हारा पेट खराब हो गया? ये सिलसिला फिर रोज का चलने लगा। रोज रात को गंगा तुलसी के खाने में गलत दवाई मिला देती, जिससे तुलसी की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। उसके दस्त की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी और फिर तुलसी को इतनी कमजोरी आ गई कि वो उठ भी नहीं पा रही थी और दूध देना बिल्कुल बंद कर देती है। इस बात की भोला को बहुत चिंता हो जाती है। तुलसी, ये अचानक से तुम्हारे साथ क्या हो गया है? पहले तो तुम्हें दस्त हो गए, वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और अब खून वाले दस्त। तुलसी, मैं जानता हूँ तुम भी बहुत तकलीफ में हो, पर मैं क्या करूँ, कैसे तुम्हारा इलाज कराऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गांव वाले भोला से कहते हैं कि वो अपनी देसी दवाइयों से इलाज ना करे, इससे कुछ नहीं होने वाला। उसे तुलसी को किसी बड़े पशुओं के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो, मैं पहले ही बहुत देर कर चुका हूँ। पहले ही किसी अच्छे पशु के डॉक्टर से तुलसी को दिखा चुका होता तो आज मेरी तुलसी इतनी तकलीफ में ना होती। मरने की कगार पे आ पहुंची है वो। भोला अभी गांव वालों से बात कर ही रहा था कि तभी गंगा वहां आ पहुंचती है और कहती है, सुनिए, मेरे घर में बहुत सारा दूध है, जिसको मेरे घर से दूध लगवाना है तो लगवा लो। भोला से 1 रुपए कम ही लूंगी, और वैसे भी मुझसे दूध लेने के अलावा कोई चारा नहीं है तुम लोगों के पास। थोड़े दिनों में भोला की गाय मर ही जाएगी। अरे अरे, शुभ शुभ बोलो गंगा बहन, क्यों तुलसी के मरने की बात रहे हो तुम भी हमारी तरह तुलसी के ठीक होने की दुआ करो। हाँ हाँ, दुआ तो मैं कर ही रही हूँ उसके लिए, पर अब क्या करें, उसका मरना तो लिखा ही है। जो उसके लक्षण लग रहे हैं, बहुत बीमार है बेचारी तुलसी। कितनी काली जुबान है तुम्हारी। हम लोग दूध के बिना ही रह जाएंगे, पर तुम्हारा दूध नहीं लेंगे। बस तुलसी के ठीक होने का इंतजार करेंगे। जब वो ठीक हो जाएगी, उसी का दूध लेंगे हम। धन्यवाद तुम सबका मुझ पे और मेरी गाय पे इतना भरोसा करने के लिए। गंगा वहां से गुस्से से उल्टे पांव वापस लौट आती है। देखती हूँ कैसे तुम लोग मुझसे दूध नहीं लेते हो। बस 1 दिन की खुराक और देनी है तुलसी को, फिर वो मर जाएगी। भोला पशुओं के डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि जो घास वो गाय को दे रहा है, उन्हें उसकी जांच करानी पड़ेगी। फिर जैसे ही डॉक्टर घास की जांच करते हैं तो वो भोला को बताते हैं, भोला, जो चारा तुम अपनी गाय को देते हो, उसमें कोई तुम्हारी गाय को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी दवाई मिला दे रहा है जिससे गाय को खूनी दस्त हो रहे हैं। और ये दवाई ऐसी है जो धीरे धीरे करके जानवर की जान ले लेती है। ये दवाई हर रोज उसे दी जाती है। मेरी तो यही समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें पता कैसे नहीं चला।
डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी तुलसी को मारने के लिए किसी ने ऐसा किया? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। और अगर एक बार फिर से ये दवाई तुम्हारी गाय को दी गई तो गाय मर जाएगी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब ये बात भोला आके गांव वालों को बताता है और गांव वाले मिलके तरकीब बनाते हैं उसे पकड़ने की, जो तुलसी को मारने की दवाई दे रहा था। फिर सारे गांव वाले रात को छुप के बैठ जाते हैं। जैसे ही आधी रात होती है कि तभी काणी गंगा दवाई लेकर गौशाला में घुस जाती है। बस एक बार और झेल ले तुलसी, आखिरी बार ये दवाई खा और सुबह तक तो इस दुनिया से चल बसेगी। जैसे ही गंगा चारे में दवाई डाल के तुलसी को खिलाने वाली होती है कि तभी गांव वाले आ जाते हैं और गंगा को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। गंगा, तूने मेरी तुलसी के साथ ऐसा किया, तू उसे दवाई देती रही कि आज उसे मरने पे मजबूर कर दिया। क्या बिगाड़ा है इस बेजुबान ने तुम्हारा? हाँ, बोलो। मुझे माफ कर दो। सारे लोग तुम्हारे घर से दूध लेते थे। तुम्हारा इतना अच्छा कारोबार चल रहा था। मेरे घर में भी दूध था, मेरी गाय भी दूध देती थी, पर कोई मुझसे दूध नहीं लेता था। बस मुझे सभी डायन डायन कहते थे, जबकि मेरा कोई जादू काम करता ही नहीं था। इसलिए मैंने ऐसा किया ताकि तुम्हारी गाय मर जाए और सभी मेरे घर से दूध ले। तुमने इतना गंदा तरीका अपनाया, इसकी तो तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तुमने एक बेजुबान के साथ गलत किया है। इससे पहले कि तुम्हें सारे गांव वाले मार मार के भगाएं, चली जाओ इस गांव को छोड़ के। काणी गंगा को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। तुलसी का अच्छे से इलाज चलता है और थोड़े दिन में वो भी पहले जैसी ठीक हो जाती है और फिर से दूध देने लगती है। उसका दूध वापस से पाके सारे गांव वाले बहुत खुश थे और भोला तो अपनी तुलसी को वापस ठीक देख के खुशी से पागल था। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।